गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रखवार सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव क्लॉज और रिलेटिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज समझना है, इसके लिए देखेंगे हम एक एग्जाम्पल। द बॉय इज माई फ्रेंड, ही इज वियरिंग अ ब्लू कैप। यहाँ ध्यान देंगे, एक एग्जाम्पल है द बॉय इज माई फ्रेंड, लड़का मेरा दोस्त है। ये एक सिंपल सेंटेंस है। ही इज बियरिंग अ ब्लू कैप, वह एक नीली टोपी पहने हुए है। ये दूसरा सेंटेंस है। दोनों सेंटेंस ये अफर्मेटिव सेंटेंस हैं, यानी सिंपल सेंटेंस हैं। इन दोनों सेंटेंसों का हमने अध्ययन किया, हमें मालूम चला है कि पहला सेंटेंस बॉय के बारे में है और दूसरा सेंटेंस भी बॉय के बारे में है। अर्थात दोनों वाक्य केवल और केवल बॉय के बारे में बता रहे हैं। इनको हमने मिलाया और इस प्रकार से एक बड़ा सेंटेंस बना दिया। द बॉय हु इज बियरिंग अ ब्लू कैप इज माई फ्रेंड। तो चूंकि दोनों वाक्य बॉय के बारे में थे, इसलिए हमने क्या किया, पहले वाक्य का द बॉय लिखा, उसके बाद में हमने एक कंजक्शन वर्ड रख दिया है हु, और फिर दूसरा पूरा वाक्य उतार दिया इज बियरिंग अ ब्लू कैप, और फिर इज माई फ्रेंड, जी पहला वाक्य जो बच गया था उसको रखा। तो एक लंबा सेंटेंस बन गया, द बॉय हु इज बियरिंग अ ब्लू कैप इज माई फ्रेंड। ये जो लंबा सेंटेंस है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमें दोनों सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं। एक सेंटेंस है द बॉय इज माई फ्रेंड, पहला सेंटेंस दिख रहा। हु इज बियरिंग अ ब्लू कैप, हु को हटा दिया यदि जाए तो द बॉय इज बियरिंग अ ब्लू कैप, ये भी दिख रहा है। यहाँ पर जो कि ही लिखा है बॉय के लिए, दोनों सेंटेंस दिख रहे हैं। परंतु दोनों सेंटेंस दिख तो रहे हैं, लेकिन जो जोड़ने पर ये मालूम हो गया है कि जो दूसरा वाला सेंटेंस था उसने इस लंबे सेंटेंस में, यानी इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में केवल बॉय के बारे में बताया है और कुछ नहीं किया। मतलब बॉय को क्वालिफाई किया। बॉय क्या है, नाउन है, नाउन की विशेषता बता दी है। और यदि कोई शब्द नाउन की विशेषता बतला दी तो उस शब्द को हम एडजेक्टिव बोलते हैं। लेकिन यदि कोई क्लॉज किसी नाउन की विशेषता बतला दी तो उसको हम एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। चूँकि अभी ये थे सेंटेंस, ही द बॉय इज माई फ्रेंड, ये सेंटेंस है। ही इज बियरिंग अ ब्लू कैप, ये दूसरा सेंटेंस है। दोनों सेंटेंस मिल करके एक लंबा सेंटेंस बना दिया है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में अब ये दो सेंटेंस थे, वे सेंटेंस से बदल करके उनका नाम हो जाएगा क्लॉज। तो द बॉय इज माई फ्रेंड ये प्रिंसिपल क्लॉज होगा। हु इज बियरिंग अ ब्लू कैप ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, क्योंकि प्रिंसिपल क्लॉज के पहले कोई भी सबऑर्डिनेटर नहीं होता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज के पहले कोई ना कोई सबऑर्डिनेटर होता है। जैसे द बॉय इज माई फ्रेंड, इसके पहले कोई सबऑर्डिनेटर नहीं है। सबऑर्डिनेटर माने कंजक्शन वर्ड, जिससे हम दो वाक्यों को जोड़ते हैं। लेकिन ये वाला सेंटेंस है जो हु इज बियरिंग अ ब्लू कैप, इसके पहले हु लिखा है, तो ये इसके पहले जो कि सबऑर्डिनेटर है, इसलिए ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। करेक्ट है। अब चूंकि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या कर रहा है, इसमें नाउन की विशेषता बतला रहा है। इस कारण से जी नाउन की विशेषता बतलाता है, इसलिए ये एडजेक्टिव क्लॉज होगा। अब हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई नो द बॉय, मैं लड़के को जानता हूँ। ही इज बियरिंग अ ब्लू कैप, वह नीली टोपी पहने हुए है। इसमें देखेंगे बॉय इस वाक्य में क्या था, पहले नंबर पे लिखा था। अब इसमें देखो आई नो द बॉय, मैं लड़के को जानता हूँ। ही इज बियरिंग अ ब्लू कैप, जो नीली टोपी पहने हुए है। इसको हमने कैसे लिखा, ये पता कर लिया कि दोनों वाक्य बॉय के बारे में है, तो हम दूसरे वाक्य को बॉय के पास में रख करके जोड़ दिया। आई नो द बॉय हु इज बियरिंग अ ब्लू कैप। करेक्ट है। तो ये फिर से हमने एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना लिया। इसमें आई नो द बॉय ये प्रिंसिपल क्लॉज है, हु इज बियरिंग अ ब्लू कैप ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। चूंकि इसके देखो, इस आई नो द बॉय के पहले कोई भी सबऑर्डिनेटर नहीं है, इसलिए ये प्रिंसिपल क्लॉज है। हु इज बियरिंग अ ब्लू कैप के पहले हु सबऑर्डिनेटर है, इसलिए ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज का यहाँ काम क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या कर रहा है, जो कि नीली टोपी पहने हैं, यानी ये किसकी विशेषता बतला रहा है, बॉय की, और बॉय है नाउन। अर्थात ये जो क्लॉज है
सबऑर्डिनेट क्लॉज वह नाउन की विशेषता बतलाता है। अगर कोई शब्द नाउन की विशेषता बतलाए तो उसको एडजेक्टिव बोलेंगे, लेकिन यदि कोई क्लॉज नाउन की विशेषता बतला दे तो उसको हम एडजेक्टिव क्लॉज नाम देंगे। तो एडजेक्टिव क्लॉज समझ में आ रहा है सभी को। एडजेक्टिव क्लॉज में क्या होता है, दो सिंपल सेंटेंस आपस में जुड़ जाते हैं और जो दूसरा वाला सिंपल सेंटेंस है वह पहले वाले जो सेंटेंस है उसकी किसी नाउन की विशेषता बतलाने लगता है। और देखते हैं एग्जाम्पल, द मैन इज अ बस ड्राइवर, व्यक्ति एक बस ड्राइवर है। ही ड्राइव्स द बस, वह बस चलाता है। अब इसमें दोनों वाक्य किसके लिए हैं, दोनों वाक्य मैन के लिए हैं। इनको हमने कैसा मिलाया, द मैन हु ड्राइव्स द बस इज अ बस ड्राइवर। तो द मैन इज अ बस ड्राइवर जी पहला वाला सेंटेंस है, हु ड्राइव्स द बस जी दूसरा वाला सेंटेंस है। तो द मैन इज ए बस ड्राइवर जी प्रिंसिपल क्लॉज है, हु ड्राइव्स द बस जी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, इनको हमने अलग रंग में भी लिख दिया है ताकि समझ में आ जाए। अब हु ड्राइव्स द बस जी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इस सबऑर्डिनेट क्लॉज का इसमें काम क्या है, इसका केवल एक ही काम है, वह जो मैन है उसके बारे में बताता है। व्यक्ति जो बस चलाता है बस ड्राइवर कहलाता है या बस ड्राइवर है। तो इस क्लास का केवल एक ही काम है कि मैन की क्वालिफाई करना, यानी नाउन की विशेषता बतलाना। और नाउन की विशेषता यदि कोई क्लास का बताता है तो उसका नाम एडजेक्टिव क्लास हो जाता है। तो ये एडजेक्टिव क्लास हो गया। नेक्स्ट है, द वुमेन इज द न्यू क्लर्क, महिला नई क्लर्क है। ही इज टॉकिंग टू द प्रिंसिपल, शी इज टॉकिंग टू द प्रिंसिपल, वह प्रिंसिपल से बात कर रही है। पहला सेंटेंस वुमेन के लिए है, दूसरा सेंटेंस भी वुमेन के लिए है। तो हमने इनको मिला दिया। कैसे मिलाया, द वुमेन हु इज टॉकिंग टू द प्रिंसिपल इज द न्यू क्लर्क। अब हमें दोनों सेंटेंस क्लियर दिख रहे। द वुमेन इज द न्यू क्लर्क जी है प्रिंसिपल क्लॉज, हु इज टॉकिंग टू द प्रिंसिपल जी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्यों है, क्योंकि इसके पहले सबऑर्डिनेटर है। अब इस सबऑर्डिनेट क्लॉज का काम क्या है, इसका काम केवल वुमेन के बारे में बताना है, अर्थात किसी नाउन की विशेषता बतलाना है। इस कारण से यदि कोई क्लॉज नाउन की विशेषता बतलाता है तो उस क्लॉज का नाम हो जाता है एडजेक्टिव क्लॉज। तो हु इज टॉकिंग टू द प्रिंसिपल जी एडजेक्टिव क्लॉज है। द वुमेन इज द न्यू क्लर्क जी प्रिंसिपल क्लॉज है। द वुमेन हु इज टॉकिंग टू द प्रिंसिपल इज द न्यू क्लर्क जी पूरा का पूरा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो इतना हमने देख लिया है कि एडजेक्टिव क्लॉज में। अब हम एडजेक्टिव क्लॉज की डेफिनेशन देखते हैं कैसी हो सकती है। डेफिनेशन है, जब कोई एक सिंपल सेंटेंस किसी दूसरे सिंपल सेंटेंस में इस प्रकार से जुड़े कि वह जुड़कर उस वाक्य की किसी नाउन को क्वालिफाई करे तो उस क्लॉज को एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। अब ये यही हुआ कि क्या था, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस में जुड़ गया और जुड़ कर के उसने क्या किया, जो पहला वाला वाक्य था उस वाक्य की किसी नाउन के बारे में बताया और कोई काम नहीं किया, केवल नाउन के बारे में था, नाउन की विशेषता बतलाई, नाउन को क्वालिफाई किया। इस कारण से चूंकि वो क्लॉज है, क्लॉज होने के कारण उसका नाम एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। एक और देखेंगे एग्जाम्पल, द गर्ल इज माई सिस्टर, लड़की मेरी बहन है। सी इज परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज, वह स्टेज पर परफॉर्मेंस दे रही है। अब यहाँ पर देखेंगे दोनों वाक्य किसके बारे में है, दोनों वाक्य गर्ल के बारे में है। तो हम दूसरे वाक्य को गर्ल के पास में रख करके मिला सकते हैं। द गर्ल हु इज परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज इज माई सिस्टर, लड़की जो स्टेज पर परफॉर्मिंग कर रही है वह मेरी बहन है। अब इसमें देखो, द गर्ल इज माई सिस्टर जी प्रिंसिपल क्लॉज है, हु इज परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज जी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या कर रहा है, गर्ल की विशेषता बतलाता है। गर्ल है नाउन, तो ये क्लॉज नाउन की विशेषता बतलाता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया है, एडजेक्टिव क्लॉज। अन्यथा इसका नाम था प्रिंसिपल क्लॉज और जी था सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज ने एडजेक्टिव काम किया, इसलिए इसका नाम हो गया है एडजेक्टिव क्लॉज। तो एडजेक्टिव क्लॉज की क्या डेफिनेशन होगी, जब एक सिंपल सेंटेंस दूसरे सिंपल सेंटेंस में जुड़ता है तो दूसरा सेंटेंस यदि पहले सेंटेंस की किसी नाउन की क्वालिफाई कर दे तो उसको हम एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। अब हम देखेंगे आगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज के प्रकार। द मैन इज अ पोस्टमैन, व्यक्ति डाकिया है। द मैन डिलीवर्स अवर लेटर्स, व्यक्ति हमारे पत्र लाता है। दोनों को अभी हमने कैसे मिला दिया, द मैन हु डिलीवर्स अवर लेटर्स इज अ पोस्टमैन, व्यक्ति जो हमारे पत्र लाता है वह डाकिया है। इसमें हमने क्या देख रहे हैं, व्यक्ति द मैन इज ए पोस्टमैन जी प्रिंसिपल क्लॉज है,
हु डिलीवर्स आवर लेटर्स, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज मेन के बारे में विशेषता बतलाता है, इसलिए ये चूँकि मेन नाउन है, नाउन की विशेषता बतलाता है, इसलिए ये एडजेक्टिव क्लॉज है। एडजेक्टिव क्लॉज है तो प्रिंसिपल क्लॉज का मालूम चल गया, एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में पता चल गया और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में पता चल गया। अब चूँकि हम देखने वाले हैं कि एडजेक्टिव क्लॉज की प्रकार क्या हैं, तो इसको देखो, यदि हम इस क्लॉज को हटा दें, हु डिलीवर्स आवर लेटर्स, तो क्या बचा, व्यक्ति पोस्टमैन है। तो अभी आप व्यक्ति कोई भी प्रश्न कर सकता है, कौन व्यक्ति पोस्टमैन, तो हमें ये लिखना पड़ेगा जो हम पत्र लाता है। जब हम इसको रख देंगे तो वाक्य का अर्थ क्लियर हो जाएगा। तो हमने क्या देखा है कि यहाँ पर जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वह प्रिंसिपल क्लॉज के अर्थ को पूरा करने के लिए ज़रूरी है, इसलिए तभी अर्थ पूरा होगा। तो अब यहाँ पर हमने देख लिया कि ऐसी कंडीशन है इस सेंटेंस में कि जो प्रिंसिपल क्लॉज है उस क्लॉज का अर्थ पूरा करने के लिए सबऑर्डिनेट क्लॉज का होना जरूरी है। एक और एग्जाम्पल है, मिस्टर शर्मा इज ए टीचर, मिस्टर शर्मा एक शिक्षक हैं। ही इज माई नेबर, वे मेरे पड़ोसी हैं। अब इसको हमने कैसे मिलाया, मिस्टर शर्मा हु इज माई नेबर इज ए टीचर, मिस्टर शर्मा जो मेरे पड़ोसी हैं एक शिक्षक हैं। अब यदि हम इसमें हु इज माई नेबर को हटा दें तब भी हमें अर्थ को पहचानने में समस्या नहीं जाती है। मिस्टर शर्मा एक शिक्षक हैं, कोई प्रश्न नहीं है इसमें। अगर हम ऐसे लिख भी दें हु इज माई नेबर, मिस्टर शर्मा जो हमारे पड़ोसी हैं हम एक शिक्षक हैं, तो ये इसके रख देने से और ना रख देने से कोई अंतर नहीं पड़ता मिस्टर शर्मा पर, हम उनको पहचान जाते हैं। और पहले सेंटेंस में अगर हम हु डिलीवर्स आवर लेटर्स को हटा देते तो हम व्यक्ति के बारे में पहचान नहीं पाते, हमें बताना पड़ेगा व्यक्ति के बारे में। तो पहले सेंटेंस में क्या था कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज था वह प्रिंसिपल क्लॉज की नाउन की विशेषता बताने के लिए अनिवार्य था, और दूसरे वाले वाक्य में जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वह जो नाउन है उस नाउन की विशेषता बताने के लिए अनिवार्य नहीं है, बल्कि एक अतिरिक्त जानकारी के रूप में जुड़ा हुआ है। तो दो कंडीशन देख लें, एक में अनिवार्य है और एक में अनिवार्य नहीं है बल्कि एक जानकारी के रूप में जुड़ा है। और देखते हैं यहाँ पर, तो अब देखो इसी के आधार पर ये दो प्रकार के हैं, एक है डिफाइनिंग और रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज। द गर्ल इज माई सिस्टर, द गर्ल स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, लड़की मेरी बहन है, लड़की कक्षा में प्रथम आई। द गर्ल हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास इज माई सिस्टर। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। अब ये जो क्लॉज है ये लड़की की विशेषता बताने के लिए जरूरी है, इस कारण से इसका नाम क्या बन गया है, डिफाइनिंग और रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज। परिभाषित या सीमित क्रिया विशेषण, परिभाषित या सीमित विशेषण उपवाक्य। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब उसके पहले दूसरा जो होगा प्रकार उसका नाम होगा नॉन डिफाइनिंग और नॉन रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज। लाल बहादुर शास्त्री वाज अवर प्राइम मिनिस्टर, लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्रधानमंत्री थे। ही वाज बॉर्न इन ए पुअर फैमिली, उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री हु वाज बॉर्न इन अ पुअर फैमिली वाज अवर प्राइम मिनिस्टर। इसमें जो सेकंड वाला क्लॉज है हु वाज बॉर्न इन अ पुअर फैमिली, इसको हटा देने पर भी हम लाल बहादुर शास्त्री के बारे में आराम से जान जाते हैं। तो जो पहला वाला वाक्य था ना हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, ये जरूरी है अर्थ को बताने के लिए, और दूसरे में हु वाज बॉर्न इन ए पुअर फैमिली ये जरूरी नहीं है बल्कि अतिरिक्त जानकारी के लिए है। इसलिए जो पहला वाला जब जरूरी हो, जब जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वह नाउन की विशेषता बताने के लिए जरूरी हो तो वह क्लॉज होता है डिफाइनिंग और रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज, और जब सबऑर्डिनेट क्लॉज नाउन की विशेषता बताने के लिए जरूरी ना हो तो उसको हम बोलते हैं नॉन डिफाइनिंग और नॉन रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज। तो एडजेक्टिव क्लॉज के दो प्रकार हैं, पहला डिफाइनिंग और रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज, दूसरा नॉन डिफाइनिंग और नॉन रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज। डिफाइनिंग कब होता, जब सबऑर्डिनेट क्लॉज नाउन की विशेषता बताने के लिए जरूरी है तब, और नॉन डिफाइनिंग कब होता, जब सबऑर्डिनेट क्लॉज नाउन की विशेषता बताने के लिए जरूरी नहीं है। अब हम देखेंगे हाउ टू फॉर्म एन एडजेक्टिव क्लॉज। अब हम एडजेक्टिव क्लॉज कैसे बनाते हैं, हमें दो सेंटेंस दिए गए हैं, दोनों सेंटेंसेस को मिलाना है हमें और एक एडजेक्टिव क्लॉज बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर हम विधि देखते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, जो हमें सेंटेंस दिए गए हैं उन सेंटेंस में हमें कॉमन वर्ड ढूंढना है। कॉमन वर्ड का मतलब चूंकि दोनों सेंटेंस किसी एक नाउन के बारे में बताते हैं
तो हमें उसी नाउन को ढूंढ लेना है जो दोनों सेंटेंस में कॉमन होगी, जिसके बारे में सेंटेंस बताते हैं, उसको हमने नाम दे दिया है कि हम एक कॉमन वर्ड ढूंढ लेते हैं। दूसरा क्या है, सूटेबल कंजक्शन वर्ड। जो भी कॉमन वर्ड हमें मिल जाएगा उस कॉमन वर्ड के अनुसार, उस कॉमन वर्ड के हिसाब से एक हम उचित कंजक्शन वर्ड रख देंगे कॉमन वर्ड के बाद। तीसरा काम क्या करना है, जब आपने पहले कॉमन वर्ड ढूंढ लिया, कॉमन वर्ड के बाद हमने कंजक्शन रख दिया, कंजक्शन के बाद आप क्या करेंगे, जो दूसरा वाला वाक्य है उसको रख देंगे। दूसरा वाक्य रख दिया, दूसरा वाक्य रखने के बाद आपने देखा है कि अब पहले वाक्य का कुछ भाग बचा है, अगर बचा है तो उसको रख देंगे, नहीं बचा है तो सेकंड सेंटेंस रख के फुल स्टॉप रख देंगे। तो 4 काम करने हैं। पहला काम, जो भी हमें सेंटेंस दिए गए हैं उनमें हम कॉमन वर्ड ढूंढेंगे। दूसरा काम क्या करना, कॉमन वर्ड के बाद में हमें सूटेबल कंजक्शन वर्ड रख देना। तीसरा काम क्या करना है, हमें कंजक्शन वर्ड के बाद दूसरा वाक्य रख देना है। दूसरा वाक्य रखने के बाद यदि पहले वाक्य का कुछ भाग बचा है तो उस वाक्य को रख देना है। तो अब देखेंगे इस हिसाब से हम क्या करेंगे, एक एडजेक्टिव क्लॉज बना लेंगे। अब देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, द वुमेन हैज ए ब्यूटीफुल पर्स, द वुमेन इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। अब इन 2 सेंटेंसेस को मिलाना है हमें और एडजेक्टिव क्लॉज बनाना है। तो इसका पहला क्या है प्रोसीजर, पहले हमें कॉमन वर्ड ढूंढना। तो दोनों वाक्य वुमेन के लिए हैं, द वुमेन हैज ए ब्यूटीफुल पर्स, द वुमेन इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। दोनों वाक्य में वुमेन है तो हमने कॉमन वर्ड ढूंढ लिया। दूसरा काम ये होगा कि एक उचित कंजक्शन वर्ड रखना, तो द वुमेन के बाद में रखना है, तो हमने द वुमेन के बाद में रख दिया हु। कंजक्शन वर्ड इसके जो भी हैं आगे बताए जाने वाले हैं, इसलिए अभी ये समझो कि यहाँ पर वुमेन के बाद में हु आ गया, हु रख दिया। दूसरा काम हो गया कंजक्शन वर्ड। तीसरा काम है सेकंड वाक्य रखना। तो सेकंड वाक्य क्या है, क्योंकि वुमेन तो हम पहले लिख चुके हैं, कंजक्शन वर्ड भी रख चुके, इसलिए हम इज से लिखेंगे, इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। ये दूसरा वाक्य रख दिया। अब क्या कहते हैं, फिर फर्स्ट सेंटेंस रखो। क्या पहला वाक्य का कुछ भाग बचा था, हाँ बचा था, हैज ए ब्यूटीफुल पर्स, तो इसको रख देंगे अब हैज ए ब्यूटीफुल पर्स। तो दोनों कैसे बन जाएंगे, द वुमेन हु इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर हैज ए ब्यूटीफुल पर्स बन गया। तो 2 वाक्यों को जब हम एडजेक्टिव क्लॉज में बनाना चाहेंगे तो करते क्या हैं, दोनों वाक्यों में पहले कॉमन वर्ड ढूंढना, कॉमन वर्ड के बाद में पहले वाक्य ले लो या दूसरा कोई भी ले लेना, पहले वाक्य के बाद में हमने कॉमन वर्ड के बाद में कंजक्शन वर्ड रखना, कंजक्शन वर्ड रखने के बाद दूसरा वाला जो वाक्य है उसको रख देना पूरा। फिर आपको यदि पहले वाक्य का कुछ भाग बचा है तो उसको रख देना, नहीं बचा है तो फुल स्टॉप रख के बन जाएगा आपका एडजेक्टिव क्लॉज। और देखते हैं कि एग्जाम्पल, द टीचर पनिश्ड द बॉय, शिक्षक ने लड़के को सजा दी। द बॉय वाज विस्लिंग इन द क्लास, लड़का कक्षा में सीटी बजा रहा था। दोनों वाक्यों में कॉमन वर्ड ढूंढो, शिक्षक ने लड़के को सजा दी, लड़का कक्षा में सीटी बजा रहा था। दोनों वाक्यों में हम देख रहे हैं कि द बॉय है कॉमन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि द बॉय के बाद पहला कॉमन वर्ड ढूंढ लिया, दूसरा काम है जो कॉमन वर्ड है उसके बाद कंजक्शन वर्ड रखना। तो देखो द टीचर पनिश्ड द बॉय, ये कॉमन वर्ड था, इसके बाद में हमने हु रख दिया है, हु ये कंजक्शन वर्ड है। अब हमें क्या करना, दूसरा पूरा का पूरा वाक्य रखना। तो वाज विस्लिंग इन द क्लास, ये आ गया, क्योंकि पहला वाक्य का कुछ भाग नहीं बचा था तो अब यहाँ फुल स्टॉप रखा, हमने आंसर बना लिया, द टीचर पनिश्ड द बॉय हु वाज विस्लिंग इन द क्लास। एक और देखते हैं, द मैन इज अवर न्यू क्लास टीचर, द मैन इज स्टैंडिंग देयर। दोनों में कॉमन वर्ड क्या है, द मैन, तो द मैन रखा पहले, उसके बाद में हमने क्या किया, कंजक्शन वर्ड लगा लिया, द मैन हु। दूसरा वाक्य रखेंगे इज स्टैंडिंग देयर, फिर पहला वाक्य रख देंगे इज अवर न्यू क्लास टीचर। तो इस हिसाब से हम बना लेते हैं। तो एडजेक्टिव क्लॉज बनाने की विधि क्या देखी है कि जो 2 सेंटेंस हमें दिए गए हैं, पहला काम है कॉमन वर्ड ढूंढना, दूसरा काम होगा कि चाहे पहले वाक्य के कॉमन वर्ड के बाद चाहे दूसरे वाक्य के कॉमन वर्ड के बाद हमें क्या करना है, कंजक्शन वर्ड CW रखना है। CW रख दिया आपने, फिर दूसरे वाक्य को रख देना है, दूसरा वाक्य रख दिया आपने, फिर पहले वाक्य का अगर कुछ भाग बचा है तो वो रखना है, अन्यथा आपका आंसर बन जाएगा। अब देखते हैं आगे, अब अभी हमने बनाना सीख लिया है कि हम कैसे बनाएंगे। अब चूंकि अभी आया ना सूटेबल कंजक्शन वर्ड रखते हैं, तो अब हम देख लेते हैं कि एडजेक्टिव क्लॉज के कंजक्शन वर्ड कौन कौन से हैं। तो पहला कंजक्शन वर्ड है हु माने जो, हुम माने जिसको, हुज माने जिसका जिसकी, दैट माने जो, भिच माने जिसका, भेयर माने जहाँ,
व्हेन माने जब, हाउ माने जैसे और व्हाई माने इसलिए। तो ये इसके क्या है कंजक्शन वर्ड। हु जो, हुम जिसको, हुज जिसको, दैट माने जो, विच माने जिसका, वेयर माने जहाँ, व्हेन माने जब, हाउ माने जैसे, व्हाई माने इसलिए। तो ये हमें याद रखना है। ये किसके कंजक्शन वर्ड हैं? एडजेक्टिव क्लॉज के। अब देखेंगे, अब हम इनका एक एक करके अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं यूज ऑफ हु का अध्ययन। हु कब आता है? जब कॉमन वर्ड व्यक्ति है। देखो हम कॉमन वर्ड ढूंढ लेंगे, तो कॉमन वर्ड यदि व्यक्ति है तब हु आएगा। लेकिन एक और शर्त है, जुड़ने वाले वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर जुड़ रहा है। जुड़ने वाले वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर है। तो देखो कैसे, द गर्ल इज अवर न्यू कैप्टन, लड़की हमारी नई कप्तान है। द गर्ल इज स्टैंडिंग देयर, लड़की वहाँ खड़ी हुई है। अब इसमें कंजक्शन वर्ड क्या है? वो कॉमन वर्ड क्या है? कॉमन वर्ड है द गर्ल। द गर्ल व्यक्ति है, व्यक्ति है, और दूसरा काम ये है कि इस सेंटेंस को हम इसमें जोड़ रहे, इसलिए इसमें सब्जेक्ट के स्थान पर है, तो हु आएगा। कैसे आंसर हो गया? द गर्ल हु इज स्टैंडिंग देयर इज अवर न्यू कैप्टन। करेक्ट बात है। हु क्यों आया इसमें? हु उस समय आता है जब कॉमन वर्ड हो व्यक्ति, और जिस वाक्य को हम जोड़ रहे हैं उसमें वह सब्जेक्ट के स्थान पर होना चाहिए। इस वाक्य को हम इसमें मिला रहे, दूसरे को हम पहले मिला रहे, दूसरे को पहले मिला रहे। दूसरे वाक्य में हमने देखा है गर्ल सब्जेक्ट के स्थान पर है, इसलिए हु आ गया, और पूरा का पूरा वाक्य लिख देना। द मैन हैज ए ब्लू बाइसिकल, द मैन कम्स हियर डेली, दोनों में कॉमन वर्ड है मैन। अब हम दूसरे वाक्य को पहले वाक्य में जोड़ रहे। अब हम देख रहे हैं जो दूसरा वाक्य है, मैन तो व्यक्ति है ही, इसमें सब्जेक्ट के स्थान पर है कॉमन वर्ड, इसलिए हु आ जाएगा। द मैन हु कम्स हियर डेली हैज अ ब्लू बाइसिकल। तो हु कब आता है मालूम चल गया। हु उस समय आता है जब कॉमन वर्ड व्यक्ति होना चाहिए, और दूसरे वाले सेंटेंस में जो जिस सेंटेंस को हम जोड़ रहे हैं, चाहे वो पहला जोड़ रहे हो या दूसरा जोड़ रहे हो, उसमें सब्जेक्ट के स्थान पर होना चाहिए। अब दूसरा कंजक्शन वर्ड देखेंगे, यूज ऑफ हुम। हुम का प्रयोग कब होता? जब कॉमन वर्ड व्यक्ति है और जुड़ने वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट के स्थान पर है। जुड़ने वाले वाक्य में कहाँ है? जिस वाक्य को हम जोड़ रहे हैं उसमें वह ऑब्जेक्ट के स्थान पर है। द बॉय इज योर फ्रेंड, यू इन्वाइटेड द बॉय यस्टरडे, दोनों वाक्यों में कॉमन वर्ड क्या है? द बॉय। अब अभी मैंने देखा था कि जो इस दूसरे सेंटेंस को हम पहले मिला देते हैं, दूसरे सेंटेंस में सबसे पहले नंबर पर था, यानी सब्जेक्ट के स्थान पर था। इस सेंटेंस में हम क्या देख रहे हैं? बॉय ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, यानी क्रिया के बाद में है, इसलिए ऑब्जेक्ट के स्थान पर होने के कारण अब हु नहीं आएगा। क्या आ जाएगा? हुम। आंसर कैसे बनाया जाएगा? देखो द बॉय तो कॉमन वर्ड है, द बॉय हुम यू इन्वाइटेड यस्टरडे इज योर फ्रेंड, ऐसा बनाना है। कैसे? पहले कॉमन वर्ड रखा, फिर कंजक्शन वर्ड रखा हुम, उसके बाद में पूरा वाक्य रख दिया, यू इन्वाइटेड यस्टरडे। द बॉय क्यों? क्योंकि इसको जी यहाँ रख दिया तो उसको हटा दिया गया, इज योर फ्रेंड। आई नो द मैन, द पुलिस काट हिम यस्टरडे। इन पहला वाक्य क्या है? मैं मनुष्य को जानता हूँ, पुलिस ने उसे कल पकड़ा। दोनों वाक्य किसके बारे में है? मनुष्य के बारे में है। अब चूंकि हम दूसरे वाक्य को पहले वाक्य में रख रहे हैं, जोड़ रहे हैं, दूसरे वाक्य में हम देख रहे हैं कि ये हिम है जो वो कहाँ पर है? क्रिया के बाद है, यानी ऑब्जेक्ट के स्थान पर है। ऑब्जेक्ट के स्थान पर यदि है तो क्या करना है? हमें हुम से जोड़ देना। आई नो द मैन हुम द पुलिस काट यस्टरडे, ठीक है। आई कॉमन वर्ड की बात रखना है हमें, CW, और ऐसा नहीं कि कॉमन वर्ड से ही वाक्य शुरू कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। वाक्य जहाँ से शुरू है वहीं से शुरू रहेगा। जब हम कॉमन वर्ड में पहुँच जाएंगे तो कॉमन वर्ड के बाद में हम कंजक्शन वर्ड रखेंगे, कंजक्शन वर्ड रख जाएगा, फिर दूसरा वाक्य रख देंगे, और फिर अगर पहला वाक्य बचा है तो उसको रखेंगे, नहीं बचा तो फुल स्टॉप रख देंगे और वाक्य बन जाएगा। आई नो द मैन हुम द पुलिस काट यस्टरडे। नेक्स्ट है यूज ऑफ हुज। हुज से अब देखेंगे हुज कब आता है? जब कॉमन वर्ड व्यक्ति है तथा जुड़ने वाले वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर तो है परंतु पीसी में है। देखो जिस वाक्य को आप जोड़ रहे हैं उसमें है तो सब्जेक्ट के स्थान पर, लेकिन पीसी है, पीसी यानी पजेसिव केस में है वो। देखो एग्जाम्पल, मिस्टर शर्मा इज मूविंग टू अनदर हाउस, मिस्टर शर्मा दूसरे घर में जा रहे हैं। हिज वाइफ डाइड लास्ट ईयर, उनकी पत्नी की मृत्यु पिछले वर्ष हुई।
इसमें हिज वाइफ, उनकी पत्नी, किन की पत्नी हुई, मिस्टर शर्मा की। ये यहाँ पर पजेसो केस में आ गया है हिज, इसलिए यहाँ हम इसमें क्योंकि मिस्टर शर्मा व्यक्ति हैं और उस इसलिए व्यक्ति हैं तो या तो हु आएगा या हुज या हुम, परंतु इसलिए हुज आ गया। क्यों आया, क्योंकि दूसरे वाले सेंटेंस को हम पहले में मिला रहे। इसमें हमने क्या देखा कि हिज लिखा है जो कि पजेसो केस है। आंसर क्या हो जाएगा, मिस्टर शर्मा हुज वाइफ डाइड लास्ट ईयर इज मूविंग टू अनदर हाउस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मिस्टर दास इज अवर न्यू क्लास टीचर, हिज सन स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। इसमें देखो मिस्टर दास हमारे नए शिक्षक हैं, उनका पुत्र माने किन का पुत्र है, मिस्टर दास का। इसलिए जो मिस्टर दास यहाँ पर हैं सब्जेक्ट के स्थान पर है, परंतु वे किस में है, पजेसो केस में है। मिस्टर दास के लिए ही आता, ही का पजेसो केस हिज होता है, इसलिए यहाँ पर हिज सन लिखा है, पजेसो केस में। आंसर क्या हो जाएगा, मिस्टर दास हुज सन स्टूड फर्स्ट इन द क्लास इज अवर न्यू क्लास टीचर। तो हुज का प्रयोग समझ में आ गया। हुज का प्रयोग कब करते, जब कॉमन वर्ड व्यक्ति हो और जिस वाक्य को हम जोड़ रहे हैं उसमें सब्जेक्ट के स्थान पर हो और परंतु वो पजेसो केस में हो। अब देखेंगे यूज ऑफ दैट। दैट का प्रयोग कब होता, जब कॉमन वर्ड व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, जानवर हो या कोई विचार हो, तो हमें दैट लगा देना है। द बुक इज ए डिक्शनरी, पुस्तक एक डिक्शनरी है। द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, पुस्तक टेबल पर डली हुई है। दोनों वाक्यों में कॉमन वर्ड क्या है, बुक है, बुक वस्तु है, इसलिए इसमें दैट का प्रयोग कर सकते हैं। द बुक दैट इज लाइंग ऑन द टेबल इज अ डिक्शनरी। आई सा द बस, मैंने बस देखी। द बस वाज रेड, बस लाल थी। दोनों वाक्यों में कॉमन वर्ड क्या है, दोनों वाक्यों में कॉमन वर्ड है बस। आई सा द बस दैट वाज रेड। तो दैट का प्रयोग समझ में आ गया है। दैट कहाँ लगाते हैं, जब जो कॉमन वर्ड है वो वस्तु होना चाहिए या जानवर होना चाहिए या कोई विचार होना चाहिए, तब हम दैट का प्रयोग करते हैं। अब हम देखेंगे यूज ऑफ विच। विच का प्रयोग कहाँ करेंगे, जब कॉमन वर्ड वस्तु है, वस्तु होगी, जैसे अभी दैट में भी था वस्तु, विच में भी है वस्तु, वस्तु हुआ तब। आई हैव ए बास्केट, मेरे पास एक टोकरी है। द बास्केट इज लार्ज, बास्केट बड़ी है। दोनों वाक्य किसके बारे में है, दोनों वाक्य बास्केट के बारे में है। बास्केट वस्तु है, इसलिए कौन सा शब्द, कौन सा कंजक्शन वर्ड प्रयोग होगा, विच। तो हम क्या करेंगे, आई हैव ए बास्केट, फिर विच लगा देंगे, विच इज लार्ज। आई हैव ए बुक, मेरे पास पुस्तक है। द बुक हैज़ 400 पेजेस, पुस्तक में 400 पेज हैं। दोनों वाक्य किसके बारे में हैं, दोनों वाक्य बुक के बारे में हैं। तो बुक के बाद में हम कौन सा कंजक्शन वर्ड रखेंगे, बुक चूँकि वस्तु है इसलिए विच रख देंगे। आई हैव ए बुक विच हैज़ 400 पेजेस। नेक्स्ट है यूज ऑफ वैन। अब वैन का प्रयोग कब करना, जब कॉमन वर्ड समय है, इसमें अधिकतर नाउ रहता है या देन। देखो दिस इज द टाइम, यह समय है। वी मस्ट एक्ट नाउ, अब हमें काम करना चाहिए। पहले में समय दिया, दूसरे में नाव दिया, नाव भी समय कहलाता। तो इसमें हम क्या लगा देंगे, वैन। दिस इज द टाइम वैन वी मस्ट एक्ट। नाव को हटा दिया, जैसे अभी कॉमन वर्ड हटा दिया जाता था, तो इसमें नाव को हटा दिया गया है। द टाइम हैज कम, समय आ गया है। वी शुड गो नाउ, अब हमें चलना चाहिए। द टाइम वैन यू शुड गो हैज कम, समय जब तुम्हें चलना चाहिए आ गया है। पहला वाक्य किसके क्या था, टाइम आ गया है। दूसरा वाक्य में क्या, अब हमें चलना चाहिए। जिसमें टाइम और नाउ ये दोनों समय बता रहे हैं, अर्थात समय कॉमन है। समय कॉमन होने के कारण हमने क्या लगा दिया है, वैन। कहाँ लगाना है वैन, जो कॉमन शब्द है उसके बाद, और दूसरे वाक्य का कॉमन शब्द लिखते नहीं है, पहले का बस लिखते हैं, उसके बाद में कंजक्शन वर्ड रख देते हैं। अब देखेंगे यूज ऑफ वेयर। वेयर माने होता है जहाँ, जब कॉमन वर्ड स्थान है। जब कॉमन वर्ड क्या होगा, स्थान, तो दूसरे वाक्य में अधिकतर हियर या देयर मिलेगा। दिस इज द हाउस, यह घर है। गांधी जी वाज बॉर्न देयर, गांधी जी का यहाँ जन्म हुआ था। पहले वाक्य में क्या है, हाउस, दूसरे वाक्य में क्या लिखा है, देयर, दोनों स्थान बताते, इसलिए ये कॉमन वर्ड क्या कहलाया, कॉमन वर्ड स्थान कहलाया। इसके लिए क्या लगाया जाएगा, वेयर। दिस इज द हाउस वेयर गांधी जी वाज बॉर्न, हाउस है कॉमन, तो उसके बाद में आ गया है वेयर, गांधी जी वाज बॉर्न। देयर को हटा दिया क्योंकि वो हाउस के लिए आया है। दिस इज द स्कूल आई स्टडीड हियर, अब दिस इज द स्कूल वेयर आई स्टडीड, यह वही स्कूल है जहाँ मैं अध्ययन करता था। दोनों वाक्य में क्या है, यहाँ हियर लिखा है, यहाँ स्कूल लिखा जी, तो इसका मतलब स्थान कॉमन है।
तो हम पहले वाक्य में स्थान तक पहुंच जाएंगे। दिस इज द स्कूल, अब लिखेंगे वेयर आई स्टडीड, हियर को हटा दिया क्योंकि ये भी स्थान को इंडिकेट करता था। नेक्स्ट है यूज ऑफ हाउ, हाउ माने कैसे। जब कॉमन वर्ड तरीका या विधि है, इसमें अधिकतर इन दिस भी मिलता है। दिस इज द मेथड, यह विधि है। यू कैन सॉल्व दिस सम इन दिस वे, तुम इस तरह से इस सवाल को हल कर सकते हो। तो इसमें हमें तरीका बता दिया गया है, तो इसमें क्या करेंगे हम, दिस इज द मेथड हाउ यू कैन सॉल्व दिस सम, यह तरीका है जिस प्रकार से तुम इस सवाल को हल कर सकते हो। इन दिस वे को हटा दिया गया, जैसे उसमें नाउ हटा दिया गया है, देन हटा दिया गया है, हियर हटा दिया गया है और देयर भी हटा दिया है। ऐसी इस प्रकार से इसमें इन दिस भी मिलेगा तो इसको भी हटा देंगे। दिस इज द प्रोसीजर यू कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम, यह विधि है तुम अपनी समस्या हल कर सकते हो। तो क्या होगा, दिस इज द प्रोसीजर हाउ यू कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम, यह विधि है जिस प्रकार से कि तुम अपनी समस्या हल कर सकते हो। ये था यूज ऑफ हाउ का। हाउ का प्रयोग कब करेंगे, जब जो कॉमन वर्ड है वो तरीका या विधि होगी। यूज ऑफ व्हाई, व्हाई का प्रयोग भी है जब कॉमन वर्ड कारण है। कॉमन वर्ड क्या है, कारण, तब हम व्हाई का प्रयोग करेंगे। द वेदर इज द रीजन, मौसम है कारण। आई डिसाइडेड टू ड्राइव इंस्टेड ऑफ वॉक, मैंने चलने के स्थान पर ड्राइव करना निश्चय किया। दोनों वाक्यों में कारण है, तो द बैड वेदर इज द रीजन व्हाई आई डिसाइडेड टू ड्राइव इंस्टेड ऑफ वॉक, चलने के स्थान पर मैंने ड्राइव करना निश्चय किया क्योंकि इसका कारण क्या था, मौसम था। तो यहाँ रीजन माने कारण। द रीजन इज नॉट नोन, कारण पता नहीं है। ही कमिटेड सुसाइड, उसने सुसाइड की। द रीजन व्हाई ही कमिटेड सुसाइड इज नॉट नोन, कारण कि उसने सुसाइड क्यों की ज्ञात नहीं है। तो इन सभी वाक्यों में हमने व्हाई का प्रयोग किया है क्योंकि ये कारण बता रहे थे। अब आपने वीडियो देखा, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।